नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत में काम करने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर अगर पुरुषों के बराबर कर दी जाए तो जीडीपी 27% तक बढ़ सकती है। भारत दुनिया की 10 बड़ी आर्थिक शक्तियों में शुमार है, लेकिन आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी अभी भी मुकम्मल नहीं हो पाई। अंकारा में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की गवर्नरों की बैठक में विमेन 20 की शुरुआत की गई है। पिछले साल यानी 2014 में G20 देशों ने साल 2025 तक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी के अंतर को 25% तक बांटने का लक्ष्य तय किया था। W20 उसी लक्ष्य की पहल है। विशेष में आज हम W20 के अलावा G20 में हुए अहम फैसलों और बातचीत पर आपसे रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि G20 का इतिहास क्या रहा और भारत की इसमें क्या भूमिका है। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष। वैश्विक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को अहमियत देते हुए G20 देशों ने विमेन 20 का गठन किया है। इसे महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी पहल बताया जा रहा है। विमेन 20 यानी W20 में G20 देशों की महिलाएं शामिल होंगी। बीते हफ्ते अंकारा में G20 के देशों की बैठक में यह फैसला लिया गया। तुर्की की राजधानी अंकारा में महिलाओं की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला हुआ है। G20 देशों ने महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए W20 समूह का गठन किया। सदस्य देशों की ओर से अपने प्रतिनिधियों के ऐलान के बाद इस समूह का पहला सम्मेलन अगले महीने इस्तांबुल में होगा। इस मौके पर तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू ने कहा कि किसी देश की समृद्धि महिलाओं की स्थिति से आंकी जानी चाहिए। In fact, the real heroes of the history are women who courageously pay the price. We should not forget that women should not be just the affected object of history, but women should be the leading power and the leading subject of the history. IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड ने इस मौके पर कहा कि महिलाओं की मौजूदगी बढ़ने से गरीबी में कमी आएगी। W20 का लक्ष्य आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना है। G20 का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है, लिहाजा समावेशी विकास के लिए ये फैसला लिया गया। W20 की घोषणा के वक्त संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने कहा कि इससे आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तुर्की की गुल्डन तुर्कतन को W20 समूह की पहली अध्यक्ष बनाया गया है। W20 and to appoint the representatives of Kagidar, Tikat and Kadem as the executive committee of W20. समूह का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिलाना है। छोटे और लघु उद्योगों के लिए महिलाओं की मदद करना है। पिछले साल G20 की बैठक में 2025 तक श्रम शक्ति की भागीदारी में महिलाओं के अंतर को 25% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक विकास में जेंडर समानता को ध्यान में रखते हुए G20 देशों ने ये फैसला लिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की 85% जीडीपी पर G20 देशों की हिस्सेदारी है, लिहाजा विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने से दुनिया भर में बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल सदस्य देशों से कहा गया है कि वो W20 के लिए अपने प्रतिनिधियों के नाम घोषित करें। इसके लिए महीने भर का वक्त दिया गया है। सारे नामों की घोषणा के बाद अक्टूबर में इसका पहला सम्मेलन इस्तांबुल में तय किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कामकाजी महिलाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2013 में 72% पुरुषों के मुकाबले 47% महिलाएं रोजगार में लगी थीं, लेकिन उन्हें पुरुषों के मुकाबले 25 से 40% कम पारिश्रमिक मिलता है। इन असमानताओं को दूर करने की दिशा में W20 के सभी सदस्य देश काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अंकारा में W20 के गठन को लेकर पूरी दुनिया में स्वागत हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि W20 को लेकर जानकारों की क्या राय है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो G20 की जो अहम बैठक हुई है
उसमें किस तरह के फैसले लिए गए, इस पर नजर डाल लेते हैं। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में क्या हुआ है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। चीन के मुद्रा अवमूल्यन के चलते पूरी दुनिया के सामने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बीच 4 से 5 सितंबर के बीच तुर्की के अंकारा में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक कई मायने में अहम रही। G20 देशों के वित्त मंत्रियों ने चीन के आर्थिक हालात पर चिंता जताते हुए 3 अहम बिंदुओं पर सहमति जताई। इसके तहत तय किया गया कि कोई भी देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन ना करे। वहीं संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था से बचने की भी सलाह दी गई। बैठक में कहा गया कि मुद्रा की कीमत बाजार खुद तय करे। Financial markets are highly volatile and new risks are surfacing. First, volatility of financial markets is there. That volatility is creating certain problems to make future plans and to plan investments and infrastructural projects. बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, किसी खास देश के घरेलू मौद्रिक नीति के दूसरे देशों पर पड़ने वाले नकारात्मक असर चिंता की बात है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सदस्य देशों को आगे आकर नीतियां बनाने की जरूरत है। हाल के दिनों में अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती को लेकर जारी अनिश्चितता और चीन की मुद्रा के अवमूल्यन से एशियाई समेत वैश्विक बाजारों पर बुरा असर पड़ा है। वित्त मंत्री जेटली का इशारा ऐसे हालात से निपटने पर भी था। ढुलमुल स्थिति में विश्व की आर्थिक व्यवस्था जो पहुंची हुई है और लग नहीं रहा है कि बहुत आसानी से आप उससे निकल सकते हैं। अब तो एक आम सी राय बनी हुई है कि इसको जो है एक लॉन्ग रिसेशन के तौर पे देखा जाए। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या कदम लिए जा सकते हैं, क्या कुछ ऐसे ठोस कदम है जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है, थोड़ी बेहतरी हो सकती है। सदस्य देश कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और कर सूचनाओं को साझा करने पर भी सहमत हुए। G20 देश आतंकी संगठनों के खिलाफ सहयोग करने और जानकारियां एक दूसरे को देने पर भी राजी हुए। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विकास दर बेहतर रहने की उम्मीद जताई। We see that, that the real economy is what one needs to focus, and there is a consensus around it. We have to educate, train our own citizenry, because that's what's going to contribute to the real economy. We have to make it inclusive. We have to bring more and more people into the formal system of banking and finance. So all that is what is required in the real economy. सम्मेलन में G20 देशों ने सूचीबद्ध कंपनियों और विनियामकों के लिए कंपनी संचालन के नए नियमों की घोषणा की। इससे छोटे शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। साथ ही पूंजी जुटाने में शेयर बाजार को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये नियम भारत समेत सभी सदस्य देशों में लागू होंगे। इस घोषणा के बाद भारत में सेबी समेत दुनिया के तमाम नियामकों को सूचीबद्ध कंपनियों के नियमनों में सुधार लाना होगा। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और अंकारा बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ है वो हुआ है W20 के गठन का। G20 देशों ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस महत्वपूर्ण कदम को उठाया है। Women 20 की स्थापना के बाद जानकारों को उम्मीद है कि इससे पूरी दुनिया में विकास पहले से ज्यादा समावेशी होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान आज भी बड़ा है, लेकिन निर्णायक भूमिका में उनकी संख्या बेहद सीमित है। Women 20 की फिलहाल एक भी बैठक नहीं हुई है, लेकिन अगले महीने इस्तांबुल में पहली बैठक होने से पहले ही पूरी दुनिया में इसको लेकर खुशी का माहौल है। आर्थिक मामलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने को लेकर ये कदम उठा है। लिहाजा जानकारों का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था के भीतर जेंडर असमानता कम होगी। कोई भी ऐसी पहल जिससे भागीदारी जो है निर्णय लेने में, और ख़ास करके ऐसे स्तर पे जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए तो मेरी समझ से निश्चित तौर पे एक स्वागत योग्य कदम है। भारत सहित दुनिया भर में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में महिला कामगारों की बड़ी तादाद है, लेकिन न तो उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है और न ही पुरुषों के बराबर उनकी निर्णायक पदों पर भागीदारी है। लिहाजा महिला अधिकार से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे महिलाओं के विकास के साथ साथ उनमें आर्थिक स्थिरता भी आएगी।
अब आप हर इकोनॉमी को देखिए, उसमें महिलाओं की कितनी भूमिका है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में। अगर आंकड़ों के हिसाब से माना जाए तो आप समझ लीजिए तकरीबन 70% जो काम है वो महिलाएं करती हैं, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो। अब इसमें जो वित्त मंत्रियों की बातें हैं वो इस दिशा में भी होंगी कि किस तरह महिलाओं की भागीदारी कार्य क्षेत्र में बढ़ाई जाए, उसके अलावा उन्हें किस तरीके के और भी ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं जिससे कि वो कार्य में आए भी, अपने को सिक्योर भी समझें। W20 से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि इनमें पूरी दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। यही नहीं, 85% वैश्विक GDP पर G20 देशों का कब्जा है। जाहिर है, दुनिया के किसी भी दूसरे संगठनों के मुकाबले G20 की नीति में आए बदलाव का असर ज्यादा होगा। G20 की जो ये पहल है कि विमेन 20 का जो ये ग्रुप बनाया जाएगा, इससे महिलाओं को एक रिप्रेजेंटेशन, यानी उनका सामने आकर कुछ मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त करने का एक तो उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, और दूसरा इसमें उनके और भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की बात रहेगी। तो जो एक सकारात्मक स्टेप है इस दिशा में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की। G20 में इस बार W20 की स्थापना की घोषणा से पहले भी कई तबकों को शामिल करने की पहल हुई है। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यूथ 20, मजदूर संगठनों की आवाज सुनने के लिए लेबर 20, सामाजिक प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सिविल 20, अकादमिक जगत के साथ तालमेल बैठाने के लिए थिंक 20 और व्यापारिक समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बिजनेस 20 जैसे मंचों की स्थापना पहले भी हो चुकी है। लिहाजा आर्थिक दुनिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले W20 की पहल को लेकर लोग फिलहाल संतोष जता रहे हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे G20 में अब तक क्या रही है भारत की भूमिका। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा। मैं हूँ आनंद एल राय। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग बासु। मुकेश खन्ना की तरफ से प्रणाम। नमस्कार, मैं हूँ आयुष्मान खुराना। मैं हूँ दिवाकर बैनर्जी। नमस्कार, मैं हूँ के मनन। मैं हूँ राजकुमार राव। मैं हूँ स्वानंद किरकिरे। मैं रशीद नाज। मैं हूँ लेख टंडन। नमस्कार, मैं हूँ शेखर सुमन। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू। प्रोग्राम गुफ्तगू, देखिए मुझे गुफ्तगू। शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और G20 देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूरी दुनिया के सामने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की। वो दुनिया के तमाम देशों को भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का असर नहीं हुआ है। अरुण जेटली ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में चीन के संकट के अलावा दुनिया के मौजूदा आर्थिक हालात और इससे जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। G20 के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में यूं तो चीन की आर्थिक मंदी का मुद्दा ही चर्चा के केंद्र में रहा, लेकिन इसके समानांतर लघु और मध्यम उद्यमों के वित्त पोषण, विकास और रोजगार की दिशा में लघु और मध्यम उद्योगों के योगदान पर पहल को लेकर भी चर्चा हुई। G20 एक वैश्विक संस्था के रूप में ऐसी पहल करने वाली पहली संस्था है। G20 देशों के बीच निवेश से जुड़ी रणनीतियों, आधारभूत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुधार के उपायों से जुड़े मसलों पर खासा जोर रहा। और श्रम मंत्रियों की संयुक्त बैठक में रोजगार और विकास, असमानता, युवाओं की बेरोजगारी और कुशल श्रमिकों की आवाजाही जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठे। Today we have gathered to discuss two important issues that have significant economic and social consequences. These are the phenomena of jobless growth and increasing inequalities. Both topics have relations
with the work streams of both finance and labor ministers. Hence, it is very important to have this joint meeting, and I hope the discussions here will lead us to notable outcomes. सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। भारत में उत्पादन और सेवा क्षेत्र में अच्छे ग्रोथ की पूरी संभावनाएं हैं। बाजार में उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार फोकस कर रही है, जिसके अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि G20 को नकदी व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये काम IMF के समन्वय में सदस्य देशों के बीच मुद्राओं के बहुपक्षीय अदला बदली समझौते के जरिए किया जा सकता है। बुनियादी सेक्टर के लिए लंबी अवधि के वैश्विक वित्त पोषण की नीति में सुधार होना चाहिए। वित्त मंत्री ने भारत में निवेश के अच्छे मौके की बात भी कही। उन्होंने मेक इन इंडिया जैसे अभियानों की ओर G20 देशों का ध्यान दिलाया। चाइना में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी जा रहा है, तो चाइना इन कंडीशंस में अपने आप को एक इंटरनेशनल इमेज रखने के लिए किस तरह रिएक्ट करेगा। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं, G20 नेशंस जो हैं, वो शायद इससे इतनी प्रभावित ना हो जैसे कि इंडिया है, क्योंकि हम साउथ एशिया में हैं। हमारा डायनामिक्स चाइना, पाकिस्तान और इंडिया को मिला के एक अलग तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो उत्पन्न करता है। तो इसलिए शायद सब ना हो, बट हाँ, कुछ कंट्रीज़ ज़रूरी इस पर ध्यान रखना चाहेंगे। बैठक में IMF अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसे दौर में जब दुनिया के विकसित देश और चीन जैसे विकासशील देशों की वृद्धि दर कम बनी हुई है, भारत लगातार मजबूत वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में दरें बढ़ाने की संभावना पर भी सम्मेलन में खास तौर पर चर्चा हुई। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। पर चीन में मुद्रा अवमूल्यन के बाद बीते दिनों पूरी दुनिया के शेयर बाजार को जोरदार झटका लगा, लेकिन भारत ने लगातार आश्वस्त किया कि यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हालात में है और ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने को वो पूरी तरह से तैयार है। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद भी भारत ने तेजी से भरपाई करते हुए दुनिया के सामने मिसाल कायम की थी। उस मंदी से निपटने में G20 की अहम भूमिका थी। आइए देखते हैं G20, अर्थव्यवस्था और भारत के बीच क्या रिश्ता है। – 2008 में जब दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तो G20 ने इससे उबरने में अहम भूमिका निभाई। G20 देशों के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स ने बैठकों के जरिए दुनिया में आर्थिक स्थिरता बनाने पर जोर दिया। भारत की इसमें अहम भूमिका थी। भारत ने इसके बाद भी G20 की बैठकों में आर्थिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया, मामला चाहे बुनियादी सुविधाओं के विकास का हो या फिर समावेशी विकास का। भारत ने G20 देशों से इन तमाम मुद्दों पर गंभीर रुख अख्तियार करने की अपील की। अब अमेरिका के बाद चीन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वही नहीं बल्कि पिछले 7-8 वर्षों में जो है एक तरह से जो जिनको इमर्जिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट्स कहा जाता है, एक तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था को अगर थोड़ा आगे ले जाने में मदद कहीं से मिल रही थी तो मुख्यतः यहीं से मिल रही थी, और उसमें चीन और भारत दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो अगर चीन ढुलमुल स्थिति में पहुंचता है तो निश्चित तौर पे चिंता जाहिर है। बाजार में अस्थिरता को देखते हुए इस बार भी भारत ने G20 से ठोस कदम उठाने की बात कही। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि भारत ने वित्तीय जगत को आर्थिक बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी हो। शुरुआत से ही G20 के सदस्य देश के नाते भारत ने कई अहम मुद्दों को इस मंच पर उठाया। इसमें वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में तब्दीली से लेकर आर्थिक असमानता के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। भारत की भूमिका एक महत्वपूर्ण तौर पे देखी जा रही है, और भारत का वजन भी जो है थोड़ा बहुत जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें जो निर्णय लेने वाली बात है उसमें थोड़ा तवज्जो पहले की तुलना में और ज़्यादा भारत को मिल रहा है। लेकिन इससे हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि
एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है, जिसमें कि भारत या और दूसरे जो विकासशील देश हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया। G20 ने भी समय समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौती की सुध ली। मामला चाहे काले धन का हो या फिर जलवायु परिवर्तन का, G20 ने भारतीय रुख का समर्थन किया है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों ने हाल के वर्षों में अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज की है। G20 भी इस बात से वाकिफ है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा बीते कुछ वर्षों से विकासशील देशों की आवाजें G20 के मंच पर पहले से ज्यादा मजबूती से सुनी जा रही हैं। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। दुनिया के दिन ब दिन बदलते आर्थिक माहौल में विकसित और विकासशील देशों का आपसी संवाद और तालमेल बेहद अहम है। इससे तमाम देश आपसी सहयोग और समझदारी से न सिर्फ वैश्विक वित्तीय चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी आर्थिक तौर पर मजबूत बना सकते हैं। आज से करीब 16-17 साल पहले दुनिया के 20 देशों ने इसकी अहमियत समझी और 90 के दशक के आखिर में एशियाई मंदी के बाद G20 समूह वजूद में आया। इस बैठक में शिरकत कर रहे ये लोग दुनिया की कुल आबादी के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 के प्रतिनिधि हैं। दरअसल G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग के लिए 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ की सरकारों के प्रमुखों का एक मंच है। 1997 के पहले के एशियाई संकट के बाद दुनिया के कई देशों ने इसकी जरूरत महसूस की। 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने सितंबर 1999 में G20 का गठन किया। इसमें विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का मिला जुला प्रतिनिधित्व है। दुनिया के ये देश किसी भी आर्थिक संकट से निपटने और दुनिया की वित्तीय सेहत सुधारने पर चर्चा करने के लिए इस मंच को साझा करते हैं। G20 की पहली बैठक दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई। G20 में अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका शामिल है, तो उत्तरी अमेरिका की ओर से कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की ओर से इसमें अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। पूर्व एशिया से 3 देश यानी चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। दक्षिण एशिया से भारत इसका प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण पूर्व एशिया से इंडोनेशिया और मध्य पूर्व एशिया की ओर से इसमें सऊदी अरब शामिल हैं। यूरेशिया की ओर से रूस और तुर्की तथा यूरोप की ओर से यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन शामिल हैं। ओशनिया की ओर से इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है। G20 के नेता साल में एक बार, जबकि समूह के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स साल में कई बार बैठकें करते हैं। G20 कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन से सलाह भी लेता है। इन संगठनों के प्रतिनिधि G20 की अहम बैठकों में आमंत्रित किए जाते हैं। G20 का गठन जिन उद्देश्यों के लिए हुआ, उनमें सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार, वैश्विक वित्तीय संकट को टालने के उपाय, सदस्य देशों के आर्थिक विकास और सत्य विकास को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा ये देश वैश्विक कर नेटवर्क में सरलता और आतंकवाद के वित्त पोषण से मुकाबला हुए हैं। G20 देशों की अर्थव्यवस्था वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 85% का योगदान करने के साथ वैश्विक व्यापार में 75% का दखल रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। दीजिए इजाजत। नमस्कार।